गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने देखा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके थे। इस वीडियो के अंदर अपन एन आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो, मान लीजिए अपने पास कोई निकाय है, ये अपने पास कोई निर्देश तंत्र ले लिया, इसके अंदर कोई निकाय है। इस निकाय के अंदर अपने पास बहुत से आवेश उपस्थित हैं। मान लो यहाँ पर Q1 आवेश स्थित है, यहाँ पर Q2 आवेश स्थित है, यहाँ पर Q3 आवेश स्थित है, यहाँ पर Q4 आवेश स्थित है, डैश डैश Qn आवेश स्थित है। इस Q1 आवेश का मूल बिंदु के सापेक्ष जो पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश R1 है। Q2 वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है R2 है। Q3 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R3 है। Q4 का R4 और इसी प्रकार Qn का जो पोजीशन वेक्टर है वो है Rn। इन सभी आवेशों के कारण मान लो किसी बिंदु P पर जहां पर प्रेक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, इन सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर जहां पर अपना प्रेक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के योग के बराबर होगी। तो यहां से अपन ये अपना कोई बिंदु P है जिसके ऊपर प्रेक्षण आवेश Q0 रखा है, जिसका Q1 से जो दूरी होगी R01, Q2 से जो दूरी है R02, Q3 से जो दूरी है R03, Q4 से जो दूरी होगी R04 और Qn से जो दूरी होगी R0n। n आवेशों के निकाय के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है, यदि किसी निकाय में, ध्यान से सुन लेना, यदि किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेश उपस्थित हैं तो निकाय के किसी बिंदु पर या निकाय से किसी दूर किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगी। कहने का मतलब यह है कि बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल्स टू वो होगी अपने पास E01 प्लस E02 प्लस E03 प्लस डैश 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 E0n। E01 क्या है? E01 Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी यदि अपन वैल्यू निकालें तो E01 अपने को पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KQ अपॉन R²। तो E01 बराबर हो जाएगी R कैप K Q1। बिंदु P से Q1 आवेश की जो दूरी है वो है अपने पास R01, तो R01 का स्क्वायर R01 का कैप। ऐसे ही E02 हो जाएगा Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको अपन लिख सकते हैं E02 इज इक्वल्स टू, इसी फॉर्मूले में मान रख दो K Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर R02 का कैप, डैश 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 E0n क्या चीज है? E0n है Qn आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपने पास E0n इज इक्वल्स टू आ जाएगा, क्या आएगा? E0n इज इक्वल्स टू आ जाएगा K Qn, R की जगह आ जाएगा अपने पास R0n का स्क्वायर और एकांक सदिश हो जाएगा R0n का कैप। तो ये आ जाएगा अपने पास K Qn अपॉन R0n का स्क्वायर R0n का कैप। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये सारी वैल्यू पुट करें अपन,
वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास E इज इक्वल्स टू आ जाएगा, E01 की वैल्यू होगी अपने पास K Q1 R01 का स्क्वायर R01 का कैप प्लस E02 की वैल्यू होगी K Q2 R02 का स्क्वायर R02 का कैप। इसी प्रकार डैश 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 K QN बटे R0N का स्क्वायर R0N का कैप। K इसमें से कॉमन आ रहा है, K को कॉमन ले लीजिए। जैसे ही K को कॉमन लेंगे अपने पास E इज इक्वल्स टू आ जाएगा, K कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 का कैप प्लस Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 का कैप प्लस डैश 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 प्लस Qn अपॉन R0N का स्क्वायर R0N का कैप। चाहे तो इसको समीशन के रूप में भी लिखा जा सकता है। K की वैल्यू पुट कर दो, K इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट करें या समीशन के रूप में लिखें, समीशन I इज इक्वल्स टू 1 टू n, इसको लिखा जाएगा QI अपॉन R0I का स्क्वायर R0I का कैप। यह है अपनी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर। तो समझ में आ गया होगा अध्यारोपण के सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत का मतलब, अध्यारोपण का मतलब योग से होता है। कहता क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत? अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी निकाय में यदि दो या दो से अधिक यानी बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं तो उस निकाय के किसी भी बिंदु पर या उस निकाय के बाहर किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसके ऊपर परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, अपने को पता है कि इन दोनों के बीच लगने वाला जो कूलाम बल होगा वो हो जाएगा F बराबर K Q1 Q0 अपॉन R01 का स्क्वायर R01 का कैप। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर F अपॉन Q0, यानी पर यूनिट चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट करता है। वैल्यू पुट करेंगे तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और E इज इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा K Q1 R01 का स्क्वायर R01 का कैप। उस हिसाब से अपन ने E01 यानी E बराबर होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, E01 लिख लिया, E02 लिख लिया, E03 लिख लिया, डैश डैश E0N लिख दिया। मैं ये कह रहा था कि इस बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। यही अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। सिंपल सा टॉपिक था, न्यूमेरिकल बनते हैं, इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। एक दो न्यूमेरिकल आगे जाके अपन जितने भी चैप्टर के पीछे के न्यूमेरिकल हैं, इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से जो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या आगे अपन तैयारी करते हैं नीट IIT JEE, उन सब के हिसाब से मैंने लगभग हर टॉपिक के न्यूमेरिकल है वो कुछ साथ साथ करेंगे, कुछ चैप्टर खत्म होने के बाद में अपन उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा। अगला जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं कि अपना कोई परीक्षण धनावेश, उस परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि स्वतंत्रता पूर्वक गति के लिए छोड़ दिया जाए तो वो जिस पथ का अनुसरण करता है वो पथ होगा वही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करता है। या दूसरी परिभाषा इसकी ये बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन पहले से ही कोई वक्र बना दे, वक्र पहले से ही बनाएंगे, काल्पनिक होगा, उस वक्र के ऊपर यदि परीक्षण आवेश अपनी गति करता है तो वो जो काल्पनिक वक्र है वही किसको रिप्रेजेंट करेगा? विद्युत क्षेत्र रेखाओं को रिप्रेजेंट करेगा। यानी इसको मैं सिंपल ऐसे समझा देता हूं, जैसे अपना एक रूम है, इस रूम के अंदर मैंने किसी जानवर को छोड़ दिया तो वो क्या करेगा?
पूरे रूम में कभी इधर कभी इधर कभी इधर किसी निश्चित पथ पर गति न कर कर एक काल्पनिक पथ पर गति करेगा, वो जो पथ होगा इस कमरा, वो जो पथ होगा वो ही क्या होगा, अपना किसको रिप्रेजेंट करेगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो जो अपन ने छोटा मोटा जानवर जैसे मक्खी छोड़ दी है उसको अपन परीक्षण आवेश मान लें, इस पूरे कमरे को विद्युत क्षेत्र मान लें। वो जो मक्खी है यानी परीक्षण आवेश है, विद्युत क्षेत्र के अंदर अलग अलग वक्रों पर गति करेगा, जिन वक्रों का कोई निश्चित आकार यानी अब एक तरीके से काल्पनिक होंगे। तो परिभाषा क्या बनी, परिभाषा ये बनी कि विद्युत क्षेत्र में, ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र में छोड़ा गया परीक्षण आवेश या परीक्षण धनावेश भी बोल सकते हैं, परीक्षण आवेश स्वतंत्र रूप से जिस पथ का अनुसरण करता है वो पथ ही किसको रिप्रेजेंट करेगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को रिप्रेजेंट करेगा। वह पथ ही विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करता है। या इसकी दूसरी परिभाषा अपन लिखे और अथवा लगा के तो ये भी लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर मुक्त रूप से छोड़ा गया परीक्षण आवेश अपनी गति करता है। और वो किसको प्रदर्शित करेगा, वो काल्पनिक निष्कोण वक्र, वही काल्पनिक निष्कोण वक्र विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो समझ में आ गई होगी सीधी सी बात कि विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन कोई भी परीक्षण आवेश छोड़ देंगे, परीक्षण धनावेश छोड़ेंगे, तो वो जिस पथ का अनुसरण करेगा वो पथ या वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर मुक्त रूप से छोड़ा गया परीक्षण आवेश अपनी गति को दोहराता है या बार करता है, वह काल्पनिक निष्कोण वक्र ही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो धनावेश के कारण बाहर की तरफ होती हैं, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा बाहर की तरफ निकलेंगी, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा अंदर की तरफ होती हैं। यदि धनावेश और ऋणावेश दोनों हो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चलेंगी और ऋणावेश के ऊपर खत्म हो जाएंगे। क्या तो इसका मतलब क्या है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या करेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यही चीज मैं यहां बोलना चाहता हूं कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ होती हैं, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होगी। ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ होती हैं। इसका मतलब हो गया कि विद्युत क्षेत्र ऋणावेश के कारण आवेश की तरफ यानी बाहर की अंदर की तरफ होता है, और धनावेश और ऋणावेश होंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से ऋणावेश के ऊपर चलती हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर होगी। अब ये तो थी इसकी परिभाषा। परिभाषा से भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुणधर्म हैं, एक एक को अपन अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे।
देखो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पहला अपन ने परिभाषा में ही देखा है। पहला क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश के बाहर की तरफ और ऋणावेश के अंदर की तरफ। दूसरा, यदि धनावेश और ऋणावेश दोनों विद्यमान हो, यदि धनावेश और ऋणावेश दोनों विद्यमान हो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चलेंगी और ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी। जो दूसरा है कि विद्युत क्षेत्र धनावेश और ऋणावेश दोनों विद्यमान है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। तो एक क्वेश्चन है यहां पर, क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र का यानी पास का निर्माण करती हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश पर खत्म हो जाती हैं, वापिस ऋणावेश से धनावेश पर यानी बंद पथ का निर्माण नहीं करती हैं, यानी पाश का निर्माण या लूप का निर्माण नहीं करती हैं। तो ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद पथ का या मैं ये कहूं लूप का निर्माण नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि ये धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, वापस ऋणावेश से धनावेश पर नहीं आती हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं अपन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद वक्र का निर्माण नहीं करती है। तीसरी चीज क्या है? तीसरा इसका गुणधर्म, ये भी अपन ने परिभाषा में देखा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के, ये मान लो कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसके किसी भी पॉइंट पर यदि मैं एक टेंजेंट खींच दूं, स्पर्श रेखा खींच दूं, तो ये बिंदु P है, इसके ऊपर मैंने स्पर्श रेखा खींच दी है, तो खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करती है। तो ध्यान रखना, तीसरा जो गुणधर्म है कि किसी भी बिंदु P पर यानी किसी भी विद्युत क्षेत्र रेखा पर के किसी बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। यह भी ध्यान रखना, एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की केवल एक दिशा संभव है। ऐसा नहीं है कि अपन इसी बिंदु पर इधर स्पर्श रेखा खींच दें, इसी बिंदु पर इधर स्पर्श रेखा खींच दें। एक बिंदु पर जो खींची गई एक स्पर्श रेखा है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। चौथा गुणधर्म होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगी? इसका भी सीधा सा आंसर है। मान लो अपने पास दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है, एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है, ये एक दूसरे को काट रही हैं। काटेंगी तो इस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। एक स्पर्श रेखा ये हो गई और एक स्पर्श रेखा अपनी ये हो गई। तो दो स्पर्श रेखाएं हो गई तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कितनी दिशाएं हो गई? दो दिशाएं हो गई, जो कि संभव नहीं है क्योंकि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की केवल एक दिशा ही संभव है। तो तीसरा जो अपना चौथा गुणधर्म है, तीसरे गुणधर्म से रिलेटेड है, सीधा सीधा सा है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की केवल एक दिशा संभव है। चौथा जो गुणधर्म है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाओं को रिप्रेजेंट करेंगे, और यह कभी भी संभव नहीं है क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक बिंदु पर केवल एक दिशा संभव है। नेक्स्ट अपन बात करें पांचवें गुणधर्म की। जैसे मान लो दोनों आवेश समान है, ये प्लस हो गया और ये भी क्या हो गया? प्लस हो गया, या दोनों माइनस माइनस भी हो सकते हैं। तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से चलेंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से चलेंगी, लेकिन इधर भी प्लस है, इधर से भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं चलेंगी, इधर से भी चलेंगे। और जैसे ये पास आएंगी तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लग जाएंगी। इसका मतलब जो समान आवेश होंगे वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगी? प्रतिकर्षित करने लग जाएंगी, और ये प्रतिकर्षण गुण को शो करती हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं
एक दूसरे को नहीं काटती हैं, काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा होंगी जो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों चीजें एक है। विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को एक ही बिंदु पर प्रदर्शित करेंगी जो संभव नहीं है। यानी पांचवा जो गुणधर्म उसकी बात करें तो यदि दोनों आवेश समान हो तो समान होंगे, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं दोनों आवेश से दोनों धनावेश हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं दोनों से बाहर निकलेंगी तो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी और ऊपर की तरफ फैल जाएंगे। इसके विपरीत यदि दोनों आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू, यहां पे ले लेता हूं मैं प्लस क्यू, यहां पे ले लेता हूं मैं माइनस क्यू, उस स्थिति में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशों की तरफ सिकुड़ जाती हैं, ये प्लस से चलेंगी और ऋण आवेश पर खत्म हो जाएंगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो किसके गुण को प्रदर्शित कर रही है, आकर्षण के गुण को प्रदर्शित करती है। इन दोनों को यदि अपन कॉमन रूप से देखें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास कर रही हैं और लंबाई के अनुदिश क्या हो रही हैं, सिकुड़ने का प्रयास कर रही हैं। ठीक है, तो 6 गुणधर्म अब तक अपन पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं 7वें गुणधर्म की। 7वां गुणधर्म यह होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे मान लो यहां पर +2q आवेश है और यहां पर +q आवेश है, तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होंगी वो +q के पास में ज्यादा होंगी और -q से के पास में क्या होंगी, कम होंगी। ये अपना 7वां गुणधर्म है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह होता है कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा हैं तो वहां पर आवेश का मान ज्यादा होगा, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जहां पर आवेश का मान ज्यादा होगा वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। वैसे भी अपने को पता है कि E बराबर होता है KQ/R², यानी E है वो Q के प्रोपोर्शनल है, Q का मान ज्यादा होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगला 8वीं जो प्रॉपर्टी है अपनी, 8वीं प्रॉपर्टी यह है कि जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, लिखता हूं मैं इसको, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी वहां विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा, एवं जहां दूर दूर होंगी वहां विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, देखो कैसे समझ सकते हैं इसको। मैंने लिखा है कि जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्यादा, एवं जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं दूर दूर होंगी वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान या विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, कम होगा। इसको इस तरीके से समझें, अगर ये पूछा जाए कि तीनों पॉइंट में से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा कहां होगी, दिए गए क्वेश्चन में, एक तरीके से इसको क्वेश्चन ही मान लो कि दिए गए क्वेश्चन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा कहां होगी, तो अभी अपन ने कहा क्या कहा कि जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होंगी वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, और जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होंगी वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। तो अपन लिख सकते हैं कि EA इज ग्रेटर देन EB इज ग्रेटर देन किसके होगा, EC के। क्लियर हो गई होगी बात। नेक्स्ट जो अपनी प्रॉपर्टी है, 9वां जो गुणधर्म है, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर और एक दूसरे से समान दूरी पर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, तो वो वाला जो विद्युत क्षेत्र कहलाएगा वो कहलाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र। तो ये क्या कहलाएगा अपना, एक समान विद्युत क्षेत्र।
10वां जो अपना गुणधर्म है, 10वीं जो प्रॉपर्टी है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, वो अपनी प्रॉपर्टी है कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के असमांतर असमान दूरी पर स्थित होंगी तो वो कहलाएगा अपना नॉन यूनिफॉर्म विद्युत क्षेत्र, यानी असमान विद्युत क्षेत्र। समझ में आ गई होगी बात। 9वीं जो प्रॉपर्टी है वो है यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर समान दूरी पर होंगी तो वो कहलाएगा अपना एक समान विद्युत क्षेत्र, और यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के असमांतर और अलग अलग दूरी पर होंगी तो वो कहलाएगा अपना असमान विद्युत क्षेत्र। इसके अलावा ये भी तुम्हें ध्यान में रखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा चालक पृष्ठों के, मैं लिख रहा हूं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक पृष्ठ या धातुओं के पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होती है, क्योंकि चालकों को जो दिया जाता है आवेश वो उसके पृष्ठ के ऊपर वितरित हो जाता है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है वो बाहर की तरफ होती है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होती हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म है जो तुम्हें अच्छी तरीके से ध्यान में रखने हैं। 10-11 गुणधर्म है, और भी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की अपन बात कर सकते हैं। एक बार मैं इनको रिवाइज कर देता हूं। पहला गुणधर्म मैंने बताया था तुम्हें कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, पहला जो गुणधर्म है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से बाहर की तरफ होंगी, ऋणावेश के अंदर की तरफ होंगी। ऋणावेश और धनावेश दोनों विद्यमान होंगे तो धनावेश से ऋणावेश पर चलेंगी, यानी कभी भी बंद वक्र का निर्माण नहीं करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किसको रिप्रेजेंट करेगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी। ध्यान रखना, एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की केवल एक दिशा हो सकती है। चौथा जो गुणधर्म है वो लिखा हुआ है अपना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, क्योंकि काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी इस तरीके से, और दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, और एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं संभव नहीं है, क्योंकि अभी अपन ने तीसरी प्रॉपर्टी में पढ़ा है एक बिंदु पर केवल एक ही दिशा संभव हो सकती है। यदि दोनों आवेश समान है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिकर्षण के गुण को प्रदर्शित कर रही हैं, और यदि दोनों आवेश विपरीत हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आकर्षण के गुण को प्रदर्शित कर रही हैं। आवेश का मान जहां ज्यादा होगा वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी ज्यादा होगा, और आवेश का परिमाण जहां कम होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण भी कम होगा। 8वां, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां पास पास होंगी विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा, और दूर दूर होंगी वहां विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। इस प्रकार से ए बी सी तीन बिंदु हैं, यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा पास पास है, यहां पर थोड़ी दूर है और यहां पर फिर थोड़ी दूर है। तो ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान सबसे ज्यादा, बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान उससे कम, और सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान उससे कम होगा। इसी प्रकार 9वीं जो प्रॉपर्टी है अपनी कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर समान दूरी पर स्थित हैं तो वो कहलाएगा अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र। यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं 10वीं जो प्रॉपर्टी है, 10वां जो गुणधर्म है वो क्या होगा अपना, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के असमांतर असमान दूरी पर स्थित हैं तो वो अपना कहलाएगा असमान विद्युत क्षेत्र। और लास्ट जो प्रॉपर्टी है अपनी 11वीं वो है यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक पृष्ठ विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक पृष्ठ या धातुओं के सदैव क्या होती हैं, लंबवत, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं धातुओं के पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ निकलती हैं। ये अपना आवेश विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, दो टॉपिकों की अपन ने चर्चा की है। अगले वीडियो के अंदर जो अपन चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे इसके कुछ 3-4 न्यूमेरिकल्स की। 3-4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, अपन 5 न्यूमेरिकल भी कंसिडर कर सकते हैं जो एग्जाम के लिहाज से आरबीएसई और एनसीईआरटी यानी सीबीएसई दोनों एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।